नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो व्याकरण से संबंधित है। यह आधारित है वाक्य प्रकरण पर। इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। सामान्यतः यह वीडियो कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है, किंतु यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण जानना चाहते हैं तो यह सभी के लिए है। किसी भी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी या कक्षेतर कोई भी विद्यार्थी इससे लाभ ले सकता है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए यह विशेष उपयोगी है, क्योंकि वाक्य प्रकरण से कुल 4-4 अंकों के दोनों कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वीं कक्षा में भी 4 अंक का और 9वीं कक्षा में भी 4 अंक का। वाक्य प्रकरण से कुल 5 प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना रहता है। यदि यह प्रकरण आप ठीक प्रकार से समझ गए तो फिर आपके ये 4 नंबर निश्चित तौर पर आपके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य की परिभाषा बताते हुए हम कह सकते हैं कि पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। यानी पदों का एक समूह है जो एक प्रकार का भाव स्पष्ट करे, वह वाक्य कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि ये पद क्या है, तो पद सामान्यतः शब्द ही होते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। कोई भी शब्द अकेले रहता है, स्वतंत्र रहता है, किसी भी व्याकरणिक नियमों से परे रहता है तो वह शब्द कहलाता है। किंतु उसी शब्द पर जब व्याकरण के नियम लागू होते हैं, यानी वह किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वह शब्द ही पद हो जाता है। तो चूंकि हम यह कह रहे हैं परिभाषा में कि एक समूह है शब्दों का, अब शब्दों का समूह है तो जाहिर है उस पर व्याकरणिक नियम लागू हो चुके हैं, इसलिए कभी कभी शब्दों की बजाय हम पद शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर इसका सामान्य अर्थ शब्द ही होगा, लेकिन चूंकि वह वाक्य के अंतर्गत आया है अतः इसे हम पद भी कहेंगे। तो परिभाषा है कि पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे। यानी कुछ पद हैं, पदों के समूह हैं, उनको पढ़ने सुनने के बाद हमें एक भाव प्राप्त होता है और पूर्ण भाव प्राप्त होता है। हम कुछ समझ जाते हैं कि वक्ता क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है। तो ऐसे पद समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। इसे हम और आसान शब्दों में कहें तो यहां देखिए दूसरी बार ये शब्द आए हुए हैं कि शब्दों का वह समूह जिसके कहने से पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी कुछ शब्दों का समूह है, अगर वह बोला जाए तो उससे हमें एक अर्थ प्राप्त हो जाए, तो ऐसी शब्द रचना, ऐसा शब्दों का समूह वाक्य कहा जा सकता है। और इसकी सबसे आसान परिभाषा कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का समूह हो और सार्थक भी हो, यानी उससे अर्थ प्राप्त होता हो, तो वह वाक्य कहलाएगा। ये तीनों परिभाषाएं एक ही बात कहती हैं कि शब्दों या पदों का समूह होगा, यानी एक से अधिक पद होंगे और उनका एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसी स्थिति में हम इस शब्द या पद के समूह को वाक्य कह सकते हैं। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि कोई भी एक वाक्य होने में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, यानी वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो अभी जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, इसे पढ़ने के पश्चात हम पाते हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पर वाक्य के कुल 6 आवश्यक तत्व हैं। यानी यदि आप कोई वाक्य बना रहे हैं, कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये 6 चीजें अवश्य होनी चाहिए। अब ये 6 चीजें क्या हैं? पहला है सार्थकता, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है आसक्ति या निकटता, चौथा है योग्यता, पांचवा अन्वय और छठा क्रमबद्धता। आइए अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्थकता। सार्थकता का अर्थ होता है कि वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप वाक्य बना रहे हैं, यदि हम वाक्य बना रहे हैं तो उसमें जिन पद का प्रयोग किया जाए वे सार्थक होने चाहिए। भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी यदि हम कोई बात कह रहे हैं, उस बात के कहने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वे सारे शब्द एक अर्थ धारण करते हुए होने चाहिए। यानी उनका कोई न कोई एक अर्थ होना चाहिए। यदि शब्दों का अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द हैं और उनको मिलाकर के वाक्य बनाया जाता है, तो ऐसा वाक्य नहीं होगा, वाक्य गलत माना जाएगा। दूसरी चीज थी आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। क्या होता है? जानने की इच्छा।
अब ये कैसे निर्धारित होगी कि एक पद को जानने के बाद दूसरे पद को जानने की जो इच्छा है यही आकांक्षा कहलाती है। अब यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है, बची रह जाती है, तो वाक्य अधूरा रह जाता है। तात्पर्य इसका यह हुआ कि कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोल रहा है, लेकिन जो उसका पूर्ण भाव है वह स्पष्ट नहीं हुआ। हमने आपसे कोई बात कह दी और बात पूरी नहीं हुई, आकांक्षा शेष रह गई। आपके मन में अभी चल रहा है कि नहीं, बात पूरी तो नहीं हुई है, अभी इसमें कुछ और बाकी है। और अगर वह बात बाकी रह जाती है, पूरा अर्थ स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा वाक्य भी अधूरा माना जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सुरेश ने कहा। अब ये एक वाक्य है, सुरेश ने कहा। कोई सुरेश है जो कुछ कह रहा है, लेकिन इस वाक्य को सुनने के बाद सामान्यतः हमारे मन में प्रश्न आएगा कि क्या कहा। और जो ये क्या कहा हमारे मन में प्रश्न आया है, यही आकांक्षा है। जब तक यह आकांक्षा पूरी नहीं होगी तब तक यह वाक्य पूरा नहीं होगा। अब इसी को अगर हम पूरा करना चाहें तो हम लिखेंगे कि सुरेश ने कहा कि कल स्कूल बंद है। कल स्कूल बंद है। अब ये वाक्य पूरा हुआ कि सुरेश ने कहा कि कल स्कूल बंद है। अब इसके बाद कोई आकांक्षा शेष नहीं रह जाती। इस वाक्य से जो बात बताई जानी चाहिए थी वो बताई जा चुकी है। तो जब भी आप वाक्यों का निर्माण करें, वाक्यों को लिखें या पढ़ें, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक वाक्य जब शुरू हो तो उसका अंत वही होना चाहिए जहां वह अपने द्वारा दिया जाने वाला अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट कर ली जाए। अर्थ में बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि अर्थ में बाधा होगी, आकांक्षा शेष रह जाएगी, तो ऐसा वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसे वाक्य को भी अधूरा ही कहा जाएगा। तीसरी चीज थी आसक्ति या निकटता। यह बहुत आसान चीज है। इसे आप देखिए कि पदों के बीच में समान दूरी होनी चाहिए। आसक्ति या निकटता माने दो पद आप लिख रहे हैं, एक शब्द यहां लिख रहे हैं, एक शब्द यहां लिख रहे हैं, तो इसके बीच का ये जो गैप है यह समान होना चाहिए। इसके बाद आप एक शब्द और लिखना चाहते हैं तो इतना ही गैप छोड़िए, इसके बाद एक शब्द और लिखना चाहते हैं तो इतना ही गैप छोड़िए। जैसे आप इस वाक्य को ही देख लीजिए कि पदों और के बीच में एक कैरेक्टर का गैप छूटा हुआ है, बीच और में एक कैरेक्टर का गैप छूटा हुआ है। तो यह जो गैप है यही आसक्ति या निकटता है। इनके बीच समान दूरी होनी चाहिए। यानी जब आप वाक्यों को लिखते हैं तो वाक्यों में दो शब्दों के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, वह एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो शब्दों के बीच में आपने 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी और अगले शब्द के बीच में आपने 5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ दी, तो यह दूरी असमान हो जाएगी। ऐसे में यह वाक्य जैसा नहीं लगेगा और इससे अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक वाक्य लिखते हुए उनमें जो शब्द आ रहे हैं, शब्दों के बीच की दूरियों को एक समान रखा जाना चाहिए। सामान्यतः यह नियम यह होता है कि कोई भी शब्द, दो शब्द हैं तो उनके बीच में एक कैरेक्टर की दूरी छोड़ी जानी चाहिए। यानी एक वर्ण जितने में आप बना लेते हैं इतने की दूरी छोड़ी जाए। यदि आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दो शब्दों के बीच में एक स्पेस दबाया जाता है तो वो एक कैरेक्टर की जगह छोड़ देता है। तो यही एकदम सही नियम है कि दो शब्दों के बीच में एक वर्ण का गैप होना चाहिए और इस गैप का पूरे वाक्य में पालन होना चाहिए। चौथा है योग्यता। योग्यता क्या होती है कि वाक्यों की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उनके अनुकूल होना चाहिए। यानी जिस तरह की भाव भूमि लेकर के आप वाक्य निर्मित कर रहे हैं, जिस तरह का अर्थ आप अपने वाक्य से दिलवाना चाह रहे हैं, उसमें जो पद आए हुए हैं, उसमें जो पात्र आए हुए हैं, उसमें जो घटनाएं हो रही हैं, वह उन्हीं भावनाओं के आसपास होनी चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब यह योग्यता निर्धारित करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये कि जो पद आप प्रयोग कर रहे हैं वे प्रकृति के विरुद्ध न हो। यानी प्रत्येक पद की अपनी एक प्रकृति होती है,
स्वभाव होता है या धर्म होता है। कोई भी शब्द है, शब्द का एक अर्थ है और अर्थ की प्रकृति होती है, अर्थ का धर्म होता है, शब्द का धर्म होता है। तो कोई भी शब्द अपने धर्म से विरत नहीं आना चाहिए, वह अपने धर्म और स्वभाव के अनुसार ही आना चाहिए। अब उदाहरण के लिए कहा गया है कि किसान आग से खेत सींचता है, वाक्य तो बन गया, परंतु यहां पर आग जो है, आग जो पद है वह अपने स्वभाव और धर्म से अलग रूप में दिखाई गई है, अलग रूप में आई है। अब आग का काम जलाना होता है, सींचना नहीं होता, तो किसान आग से खेत नहीं सींच सकता। तो यह पद आग पद की प्रकृति के विरुद्ध है। आग की प्रकृति होती है जलाना, अगर आग से सींचने का काम लिया जाएगा तो यह प्रकृति के विरुद्ध काम हो जाएगा, ऐसे में यह वाक्य सही नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है कि बात इतिहास, भूगोल और समाज विज्ञान आदि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यानी जो बातें आप लिख रहे हैं अपने वाक्यों में वे समाज, भूगोल, विज्ञान, इतिहास आदि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, इनसे मिलती जुलती होनी चाहिए। अब जैसे यदि आप लिख दें कि सूरज पश्चिम में उगता है तो यह भूगोल के विपरीत है, क्योंकि सूरज तो हमेशा पूरब में उगता है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, उनके खिलाफ कोई भी वाक्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इतिहास में जो चीजें पूर्व में निर्धारित की जा चुकी हैं उनके खिलाफ वाक्यों में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो वाक्य बनाते हुए वाक्य इन सारे बिंदुओं से सम्मत होने चाहिए, इन बिंदुओं के अनुरूप होने चाहिए। बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं। मुझे एक घटना याद आती है, पीरियोडिक 1 टेस्ट में एक मुहावरा दिया गया, प्राण पखेरु उड़ जाना। अब बच्चे ने इसका अर्थ लिखा मृत्यु हो जाना और वाक्य प्रयोग उसका किया कि मेरे पिताजी को सांप ने काटा, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। न तो इसके अर्थ में कोई दिक्कत है, न तो इसके वाक्य प्रयोग में कोई दिक्कत है, किंतु यह समाज के खिलाफ है कि एक बेटा अपने बाप के लिए इतनी गलत बात कैसे लिख सकता है। वह किसी और के प्राण पखेरु उड़वा देता तो उसे अर्थ के 1 नंबर तो दिए गए, किंतु वाक्य प्रयोग के 1 नंबर नहीं दिए गए। अब यह मेरी व्यक्तिगत राय थी कि इस तरह के वाक्य प्रयोग नहीं होने चाहिए जिसमें आप अपने घर परिवार के लोगों का अनिष्ट करने की बात लिख रहे हो। तो जब भी हम कोई वाक्य बनाएं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला है अन्वय। अन्वय क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के साथ अन्य पदों का आपसी मेल ही अन्वय कहलाता है। यानी जब कोई वाक्य निर्मित होता है तो वाक्य में आए हुए सारे पद और क्रिया ये सब एक दूसरे से मेल खाते हुए आने चाहिए। यानी क्रिया का सबसे संबंध एक समान होना चाहिए। क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है। जिस प्रकृति का कर्ता होगा उसी प्रकृति की क्रिया भी होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, यदि कर्ता एकवचन है तो क्रिया एकवचन होगी, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। यानी जो कर्ता, कर्म इत्यादि हैं, वाक्य में जो लिंग आए हुए हैं, वचन आए हुए हैं, कारक, पुरुष, काल, वाचक, ये जितनी भी चीजें कर्ता या कर्म से संबंधित हैं, क्रिया के साथ इनका अनुकूल संबंध होना चाहिए। यदि आप लिख दें कि बालक पढ़ती है तो यह वाक्य सही नहीं है, क्योंकि यहां जो कर्ता है वह पुल्लिंग है, किंतु जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग है। यानी यह जो मैच है, यह जो अन्वय है, यह ठीक नहीं है। तो वाक्य बनाते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कर्ता जिस प्रकृति का होगा, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, पुरुष, काल, वाचक, ये सब क्रिया पर प्रभाव डालते हैं और क्रिया इन्हीं के अनुसार बदल जाया करती है। अगली चीज है क्रमबद्धता। हिंदी भाषा में पदों का एक निश्चित क्रम होता है और उसका पालन आवश्यक है। हर भाषा में यह होता है, अंग्रेजी में भी होता है। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से इसमें भी होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं, कुछ स्थितियां दी गई हैं। बताया गया है कि मान लीजिए किसी वाक्य में केवल क्रिया हो, कर्ता हो, सिर्फ 2 ही चीजें हो, तो इनका क्रम क्या होगा? सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी। उदाहरण के लिए कुत्ता भौंकता है। अब इसमें कुत्ता जो है ये कर्ता है, भौंकता है ये क्रिया है। तारे टिमटिमाते हैं, मच्छर काटता है। तो अगर केवल वाक्य में कर्ता और क्रिया 2 ही पदों का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी। मान लीजिए कि कर्ता और क्रिया के अलावा वाक्य में कुछ पूरक है, कोई विशेषण इत्यादि आ गया है, तब फिर क्या क्रम होगा?
तो उसमें सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर पूरक आएगा, तत्पश्चात क्रिया आएगी। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कुत्ता पागल हो गया है, चांद सुंदर लगता है, यानी जो चांद है ये कर्ता हो गया, लगता है ये क्रिया हो गई, और सुंदर विशेषण है, यह पूरक के रूप में आया हुआ है। तो यदि कर्ता और क्रिया के साथ पूरक है तो सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर पूरक आएगा, फिर क्रिया आएगी। इसी तरह से यदि कर्ता और क्रिया के साथ कर्म है तो क्रम क्या हो जाएगा? तो क्रम यह रहेगा कि सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, तत्पश्चात क्रिया आएगी। उदाहरण देखिए कि दधीच ने अस्थिदान किया। अब दान किया, क्रिया हो गई, दधीच कर्ता हो गए, अस्थि जो है यह कर्म हुआ। तो यह इस तरह से आएगा कि सबसे पहले कर्ता, तत्पश्चात कर्म और उसके बाद क्रिया। बच्चों ने उन्हें संभाला, बच्चे कर्ता हो गए, उन्हें कर्म हो गया और संभाला क्रिया हो गई। अब मान लीजिए एक स्थिति ऐसी बने कि कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी हो और पूरक भी आ गया हो, तो फिर क्या स्थिति बनेगी कि सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, फिर पूरक आएगा और सबसे बाद में क्रिया आएगी। उदाहरण देखिए, जज ने यानी कर्ता, कर्म कैदी को, पूरक मुक्त और क्रिया किया। यानी सबसे पहले कर्ता जज ने, कर्म कैदी को, पूरक मुक्त, किया, क्रिया। दूसरा उदाहरण है, गुलाम अली, ये हो गए कर्ता, गजल कर्म, अच्छी विशेषण है, पूरक है, और गाते हैं ये क्रिया है। तो यदि कर्ता, क्रिया और कर्म तथा पूरक एक साथ हो तो वाक्य में इनका अगर प्रयोग करना हो तो हम प्रयोग इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, फिर पूरक आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी। और स्थितियां देखते हैं, यदि वाक्य में कर्ता हो और कर्म दो आ गए हों, पहला गौण कर्म और दूसरा मुख्य कर्म, यानी एक मुख्य कर्म आया है, एक दूसरा और कर्म भी आ गया है, तो क्या स्थिति बनेगी? तो फिर स्थिति यह बनेगी, सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर गौण कर्म आएगा, फिर मुख्य कर्म आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी। अब जैसे उदाहरण दिया है कि माता ने, अब ये कर्ता हो गई माता, बच्चे को, जो बच्चा है यह गौण कर्म हो जाएगा, कम महत्वपूर्ण कर्म हो जाएगा, और मुख्य कर्म हो जाएगा दूध, और क्रिया हो जाएगी पिलाया। तो क्रम यही रहेगा, माता ने दूध बच्चे को पिलाया, यह नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा जो गौण कर्म होगा, जो कम महत्वपूर्ण कर्म होगा, वह पहले होगा, फिर मुख्य कर्म होगा और उसके बाद ही क्रिया आएगी। इसी तरह आप देखें, गुरु द्रोण ने कर्ता हो गए, अर्जुन को कर्म हो गया, गौण कर्म हो गया, धनुर्विद्या मुख्य कर्म हो गया, सिखाई क्रिया हो गई। तो ये क्रम रहेगा। मान लीजिए सारे कारक आ गए एक साथ एक वाक्य में और सबका प्रयोग करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसका क्रम होगा, सबसे पहले कर्ता होगा, इसके बाद आप कारक चिन्हों में कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान को कर्ता के बाद पूरा उलट दीजिए। तो सबसे पहले, सबसे अंत में क्या आता है? अधिकरण आएगा। इसके बाद अगर संबंध भी मान लीजिए आया है तो संबंध आएगा। इस वाक्य में संबंध नहीं है इसलिए यहां संबंध नहीं है, लेकिन अगर संबंध आया है और उसको इंक्लूड करना है तो अधिकरण के बाद संबंध आएगा, संबंध के बाद अपादान आएगा, अपादान के बाद संप्रदान आएगा, संप्रदान के बाद करण आएगा, करण के बाद कर्म आएगा और सबसे अंत में क्रिया आएगी। आपने कारक याद करते हुए कैसे याद किया होगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो जब कभी आपको एक ही वाक्य में अनेक कारक चिन्हों का प्रयोग करना हो तो कारक चिन्हों का क्रम ठीक यही होगा। सबसे पहले कर्ता आएगा, सबसे आखिर में क्रिया आएगी और बीच में कर्ता के बाद आप उल्टे क्रम में अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म इत्यादि लिखेंगे। उदाहरण देखिए कि राम ने, अब राम हो गए कर्ता, लंका में अधिकरण हो गया, पंचवटी से अपहृत अपादान हो गया, सीता के लिए संप्रदान हो गया, अपने बाण से ये करण हो गया, रावण को ये कर्म हो गया और क्रिया मारा। तो यदि ये सारे तत्व इसमें आते हैं तो इनका क्रम यही होगा। कुछ स्थितियां और होती हैं वाक्य में, जैसे कि यदि अधिकरण 2 आ गया तो सबसे पहले हम कालवाचक अधिकरण लिखेंगे, फिर कोई अन्य अधिकरण लिखेंगे। मान लीजिए 2 अधिकरण का प्रयोग आपको एक ही वाक्य में करना है तो कालवाचक अधिकरण सबसे पहले आएगा। जैसे अब संध्या में जो है ये अधिकरण का चिन्ह है तो संध्या में हो जाएगा
कालवाचक अधिकरण, घर घर में, ये दूसरा अधिकरण है गौण अधिकरण, अन्य अधिकरण, रोशनी चमक उठी। इसी तरह वर्षा ऋतु में वर्षा के समय की बात कालवाचक अधिकरण है। फिर आकाश में ये सामान्य अधिकरण है, घने बादल छा गए। तो एक नियम ये है, और एक नियम ये है कि यदि वाक्य में संबोधन कारक आता है, हे, अरे, कुछ कहना है, तो संबोधन हमेशा वाक्य के सबसे पहले लिखा जाता है। पहले लिखा जाएगा, फिर संबोधन का चिन्ह लगेगा, तत्पश्चात वाक्य लिखा जाएगा। जैसे मजदूरों उठो जागो और अपने को पहचानो, सिपाहियों उठो और आगे बढ़ो। तो यह नियम है, वाक्य बनाते हुए सामान्यतः इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंगों पर। सामान्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी कोई भी वाक्य अगर निर्मित होता है, बनता है, तो वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। उसके दो अंग अवश्यंभावी हैं और होते ही होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अंग्रेजी में इसे ही सब्जेक्ट कहते हैं और इसे प्रेडिकेट कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अंग्रेजी का है, वह हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहलाता है। अब उद्देश्य क्या होता है? किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए उसे ही उद्देश्य कहते हैं। और सामान्यतः वाक्य का जो कर्ता होता है वही उसका उद्देश्य हुआ करता है। वाक्य हमेशा दो चीजों के लिए निर्मित किए जाते हैं कि या तो उसमें जो कर्ता होगा वह कुछ कर रहा होगा, या तो उसमें जो कर्ता की जगह आया होगा उसके बारे में कोई जानकारी होगी। अब जो कुछ कर रहा होगा या जिसके बारे में कोई जानकारी होगी वही हमेशा वाक्य का उद्देश्य हुआ करता है। और ठीक इसी प्रकार से जो विधेय है, विधेय होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वही विधेय कहलाता है। और वाक्य में जो क्रिया होती है यह प्रायः विधेय होती है। यानी कोई भी वाक्य जो है वो कम से कम दो चीजों से बनता है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। सामान्यतः वाक्य का जो कर्ता होता है या जिसके बारे में कोई बात बताई गई रहती है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो बात बताई गई रहती है या सामान्यतः जो क्रिया होती है, जो कार्य हो रहा होता है, वह विधेय कहलाता है। कुछ बातें और हैं कि मान लीजिए स्थितियां बदल जाएं, केवल उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया न हो, उसमें पूरक आ जाए, उसमें कर्म आ जाए, उसमें विशेषण आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। क्या कि उद्देश्य के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को उद्देश्य का विस्तार, और विधेय के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को विधेय का विस्तार कहा जाता है। जैसे एक वाक्य है कि सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता अब ढूंढे नहीं मिलता है। ये एक वाक्य है। अब इसमें आप देखेंगे कि हम नेता के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो नेता है यह उद्देश्य होगा, लेकिन नेता के साथ नेता की विशेषता बताने वाला, नेता के बारे में बताने वाला जो कुछ भी आया है, सुंदर भारत का सपना देखने वाला, यह सब उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। इसी तरह से मिलता है, यह मुख्य क्रिया है, तो यही विधेय है। लेकिन अब ढूंढे नहीं, यानी यह बात मिलने के बारे में बताई गई है, तो यह विधेय का विस्तार हो जाएगा। इसे और आसानी से समझना हो तो सामान्यतः वाक्य का जो कर्ता है यह उद्देश्य है, और कर्ता से पहले जो कुछ भी आया है, कर्ता से पहले जो कुछ भी आया है सामान्य वाक्यों में, वह उद्देश्य का विस्तार है। और क्रिया विधेय है, और क्रिया से पहले जो कुछ भी आया है, अब ढूंढे नहीं मिलता है, यह विधेय का विस्तार हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको इस पर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट आपके लिए खुला है, आप अवश्य मुझे बताएं, मैं इसे और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य के भेदों का निर्धारण करने के दो प्रमुख आधार हैं। पहला आधार है रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से कुल तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। इसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य कुल 8 प्रकार के होते हैं, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है विधिवाचक या विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक
और 8वां संकेतवाचक। अब आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य, और उसमें भी सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य होगा, अथवा अनेक उद्देश्य का सभी विधेयों से समान संबंध हो तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे घोड़ा टांगा खींचता है। अब आज आप इसमें देखेंगे कि एक घोड़ा है, यह हो जाएगा उद्देश्य, टांगा पूरक है, खींचता है क्रिया है। अब आप इसमें देखते हैं कि उद्देश्य एक है और खींचता है एक विधेय है, तो ये वाक्य सरल वाक्य कहा जाएगा, क्योंकि परिभाषा यही बताई गई है कि जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, ऐसे प्रत्येक वाक्य को हम सरल वाक्य कहेंगे। अच्छा, मान लीजिए उद्देश्य बढ़ जाएं, एक से अधिक हो जाएं, किंतु विधेय एक ही हो तो भी वाक्य सरल ही कहा जाएगा। जैसे माता पिता पार्क में बैठे हैं। अब माता पिता ये दो लोग हो गए, पार्क में बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं एक विधेय है, तो यह दो उद्देश्यों के साथ एक विधेय है, विधेय एक ही है, अतः यहां पर भी सरल वाक्य ही होगा। दूसरी विशेषता आपने देखी है कि अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो। मान लीजिए बहुत सारे उद्देश्य आ रहे हों, बहुत सारे विधेय आ रहे हों, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सरल वाक्य किस कंडीशन में हो सकता है? तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जितने भी उद्देश्य आए हैं और जितने भी विधेय हैं सब उससे जुड़े हुए हैं। यानी 4 उद्देश्य हैं तो 2-3 विधेय है, तो चारों उद्देश्य उन तीनों विधेयों से समान रूप से जुड़े हों तो भी स्थिति सरल वाक्य की ही मानी जाएगी। इस तरह के वाक्य बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम आते हैं, किंतु एक कंडीशन यह हो सकती है, तो आप इसे भी जानते रहिए। उदाहरण देखिए कि अंशु, आशु, प्रवर और प्रखर, अब ये 4 उद्देश्य हो गए, एक साथ सभी से जुड़े हैं, खाते पीते पढ़ते लिखते और खेलते कूदते हैं। अब यहां 3 विधेय भी हो गया है कि खाते पीते पढ़ते लिखते खेलते कूदते हैं, लेकिन चारों ये तीनों काम एक साथ करते हैं। हमने परिभाषा में यही देखा है कि अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो, यानी अनेक उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य हैं और तीनों विधेयों से उनका समान संबंध है। ये चारों तीनों काम करते हैं, खाते पीते भी हैं, पढ़ते लिखते भी हैं और खेलते कूदते हैं। तो अनेक उद्देश्य है, अनेक विधेय है, पर समान संबंध के कारण हम इसे भी क्या कहेंगे? सरल वाक्य ही कहेंगे। इसे हम और आसानी से अगर समझना चाहें तो बताया गया है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया या फिर उसी क्रिया का विस्तार होता है। जैसे राम आया, अब यहां पर क्रिया एक है आना, अब इसमें एक क्रिया है तो ये सरल वाक्य होगा। अब मान लीजिए इसी वाक्य का हम विस्तार कर रहे हैं कि राम अपने घर से आया। अब अपने घर से पूरक हो गया, आया अभी भी क्रिया एक ही है, तो एक ही क्रिया आया का विस्तार है, अतः यह भी सरल वाक्य है। अच्छा, इसका हम और विस्तार करें कि राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया, क्रिया अभी भी यहां आया ही है और एक ही है, बाकी सारा उस क्रिया का विस्तार है, यानी क्रिया एक से अधिक नहीं हो रही है, इसका चाहे जितना विस्तार हो जाए यह रहेगा सरल वाक्य ही। तो मुझे लगता है आपको सरल वाक्य समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। दूसरा है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह मिलावटी है, इसमें कुछ मिला हुआ है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसके आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, माने पहले एक सरल वाक्य हो और उसका सहारा देने के लिए एक या एक से अधिक और उपवाक्य आए हुए हों, तो ऐसी पूरी संरचना जो होगी वह मिश्र वाक्य कहलाएगी। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जहां पर वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और उसके आश्रित कई दूसरे उपवाक्य हों, तो ऐसी स्थिति में हम इस पूरे वाक्य को मिश्र वाक्य कहेंगे। अच्छा, मिश्र वाक्य और आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें जोड़ने के लिए कुछ अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। वे अव्यय यहां हैं, अगर इनमें से कोई आया हो किसी वाक्य में तो आप निस्संदेह उसे मिश्र वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि, क्योंकि, ताकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही त्यों ही, जब तक, जहां तक, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें आदि। ये सब अव्यय अगर वाक्य के बीच में प्रयुक्त हुए हैं तो आप बिना सोचे
इन्हें मिश्र वाक्य कह सकते हैं। जैसे आप देखें कि उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। अब इस वाक्य में उसने कहा एक मुख्य उपवाक्य है और आज छुट्टी हो जाएगी यह आश्रित उपवाक्य है और यह जुड़ा हुआ है की से। दूसरा वाक्य है यदि। यदि आप देखें इसमें है यदि और तो यदि मैं घर न गया यह मुख्य उपवाक्य हो जाएगा और तो से जुड़ा हुआ है तो मार पड़ेगी, यह आश्रित उपवाक्य है, तो यह भी मिश्र वाक्य है। अगला उदाहरण देखें, यह वही लड़का है। वही और जो, यह वही लड़का है यानी यह मुख्य उपवाक्य है, जो कल यहां आया था यह आश्रित उपवाक्य है और ये दोनों मिलाकर के क्या होंगे, मिश्र उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य जो होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इनके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो ही लंबी होती चली जा रही है। आप साथ बने रहिए हमारे। यदि आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जानने पहचानने वालों के साथ, या जिनको हिंदी में रुचि है, जो हिंदी रुचिपूर्वक पढ़ते हैं, उनसे जरूर साझा कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा आग्रह है जरूर कर लें, आपके सहयोग से हमारा मन बनता है। आइए चलते हैं अब संयुक्त वाक्य की तरफ। तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य आपस में जुड़े हों और किसी अव्यय से जुड़े हों, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कोई वाक्य, दो सरल वाक्य हैं, दो मिश्र वाक्य हैं, सरल मिश्र हैं, मिश्र सरल हैं, सरल और संयुक्त आपस में जुड़े हुए हैं तो भी संयुक्त ही होगा। तो किसी भी स्थिति में दो या दो से अधिक वाक्य इन अव्ययों के द्वारा, कौन कौन से, और, तथा, एवं, या, परंतु, न तो यह न तो वह, या तो यह या तो वह, अथवा, इसलिए आदि अव्ययों से जुड़े हुए मिलते हैं तो फिर यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे और अव्यय का प्रयोग करके दो वाक्य जोड़े गए हैं, राम आया मेरे पास बैठ गया। तो राम आया और मेरे पास बैठ गया, ये दो सरल वाक्य हैं, इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी तरह से उसने न खाना खाया न पानी पिया, न का प्रयोग करके दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है तो ये भी संयुक्त वाक्य है। इसी तरह मैं जाना चाहता था परंतु, परंतु से जुड़ा हुआ है, न जा सका, तो यह भी संयुक्त वाक्य है। सूरज उगा और से जोड़ा गया है, अंधेरा भाग गया। सूरज उगा और अंधेरा भाग गया, यह भी संयुक्त वाक्य हो गया, दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं। यहां देखिए एक सरल है, एक मिश्र जुड़ा हुआ है कि श्याम माखन चोर है, सरल वाक्य है, इसलिए अव्यय आ गया। जब मैं ढूंढती हूं, मुख्य उपवाक्य है, तो कहीं छिप जाता है, यह आश्रित उपवाक्य है। यानी एक सरल वाक्य और एक मिश्र वाक्य मिलाकर के एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आइए अब चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों के बारे में। अर्थ के आधार पर वाक्य बहुत आसान है और यह कक्षा 9वीं में पूछे जाते हैं। बाकी सारी चीजों तो सबके लिए बराबर हैं। रचना के आधार पर वाक्य कक्षा 10वीं के कोर्स में है और अर्थ के आधार पर वाक्य कक्षा 9वीं के कोर्स में है। तो रचना के आधार पर हमने तीन प्रकार पढ़े वाक्य के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर पहला प्रकार होता है विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। कहां ये होगा? यदि वाक्य में कार्य के होने या करने का सामान्य कथन हो। यदि कोई वाक्य आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है कि इसमें बताया गया कुछ कार्य हो रहा है या किया जा रहा है और यह निषेधवाचक न हो, यानी इसमें नकार का भाव न हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे सर्दी की धूप बहुत प्यारी लगती है, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय रहते हैं, वह घर जाएगा। इसमें सामान्य रूप से किसी क्रिया के होने का या किसी बात का सामान्य कथन है, अतः यह विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य होगा। इसी तरह अर्थ के आधार पर दूसरा जो वाक्य है वह निषेधवाचक वाक्य है। कहां यह होगा? यदि वाक्य में कार्य के न होने अथवा न करने का बोध हो,
तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हीं वाक्यों को हम निषेध में लिखे हुए हैं कि सर्दी की धूप बहुत प्यारी नहीं लगती है, विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय नहीं रहते हैं, वह घर नहीं जाएगा। यानी जब नकार का भाव आ जाए, न होने का भाव आ जाए, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य का। जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कौन आया है, आप कहां रहते हैं, वह कब जा रहा है। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा रहता है। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर विस्मयवाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव व्यक्त हो तो उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी हमारे मनोभाव जिस तरह के वाक्यों में व्यक्त होते हैं वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर बच्चा है, अरे आपने तो कमाल कर दिया, छी तुम कितने गंदे हो। तो ये जो मनोभाव हैं जो इन वाक्यों में व्यक्त हुए हैं, तो इस तरह के वाक्य जो हैं वह विस्मयवाचक वाक्य कहे जाएंगे। पांचवा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य का। जिस वाक्य में वक्ता का उद्देश्य आज्ञा या अनुमति देना हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। यानी जिस वाक्य से पता चले कि वाक्य में जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वह कोई आदेश दे रहा है या कोई अनुमति दे रहा है, तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे अनुमति दी जा रही है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आज्ञा दी जा रही है कि 1 गिलास पानी लाओ, आज्ञा दी जा रही है चाय वाले से कहो कि 4-5 कप चाय भेज दे। तो इसमें आज्ञा और अनुमति का बोध होता है। तो इस तरह का बोध कराने वाले वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहे जाएंगे। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इच्छा व्यक्त हुई है कि ईश्वर सबके कष्ट दूर करें, शुभकामना व्यक्त हुई है कि नव वर्ष मंगलमय हो, आशीर्वाद व्यक्त हुआ है कि तुम्हारा भला हो। तो इस तरह के वाक्य जिनसे इच्छा, आशा, कामना और आशीर्वाद पता चले कि कोई किसी को दे रहा है, ऐसे वाक्य जो हैं वह इच्छावाचक वाक्य होंगे। सातवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य का। जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जहां पर हम कोई संभावना व्यक्त कर रहे हों या किसी कार्य के करने या होने में संदेह व्यक्त कर रहे हों, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे अक्षर अब तक सो गया होगा। अब हमें यह नहीं पता है कि वह सोया है कि नहीं सोया है, पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि सो गया होगा। इसी तरह ट्रेन आ चुकी होगी, हमें नहीं पता है पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हिंदी वाले सर आज नहीं आए होंगे, हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि पता नहीं आए होंगे कि नहीं आए होंगे, या संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जहां पर इस तरह से संभावनाएं व्यक्त की जाएं तो ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहे जाएंगे। और आठवां और आखिरी है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शर्त यानी संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या अर्थ हुआ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर? यानी अगर कोई कार्य हो रहा है तो ही दूसरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं होगा। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, अगर बरसात नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, यानी पिताजी अगर आ जाते तो अच्छा होता। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। अब यहां सफल होना परिश्रम करने पर निर्भर है, यानी एक कार्य अगर होगा, परिश्रम का कार्य होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। तो सफलता का प्राप्त होना परिश्रम करने पर निर्भर है, फसल का होना वर्षा होने पर निर्भर है, अच्छा लगना पिताजी के आने पर निर्भर है। तो जहां कहीं इस तरह के वाक्य दिखाई पड़े तो ये सारे वाक्य क्या होंगे? संकेतवाचक वाक्य। तो यह था वाक्य प्रकरण जो कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अभी तक आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।